आपके पास इस वक्त करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फ़ोन पे, टेबल पे, हवा में, वाटर बॉटल में और इवन आपके बॉडी के अंदर भी। लेकिन हम क्या उनको देख पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनके माइक्रोस्कोपिक शरीर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म शरीर को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। इसके बहुत कि हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का शेप क्या है, स्ट्रक्चर अंदर क्या है उसके, फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन या चेंज करता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में रोल क्या होता है, बैक्टीरिया डिजीज कैसे कॉज करता है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की स्टडी नहीं होती है। एक डिस्क्लेमर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह होते हैं, हर जगह। कर्ड किसी वजह से बनता है? लैक्टोबैसिलस। ब्रेड का डो कैसे राइज होता है? ईस्ट। एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रोब्स सिंपली हमारे एनिमी नहीं होते हैं, बेनिफिशियल, न्यूट्रल, हार्मफुल तीनों हो सकते हैं वो। अब इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि मेडिसिन में डिजीज के पॉजिटिव एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर वैक्सीन पर डेवलप करना होता है। प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही रिलेटेड है। प्रोबायोटिक्स का यूज़ ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी से। फिर आता है जैसे पेनिसिलिन कहाँ से आता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। फिर आता है एग्रीकल्चर। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूम रूट्स में पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री हर रोज़ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ब्रेड बीज से बनता है, अल्कोहल बीज से बनता है, योगर्ट बैक्टीरिया से बनता है, एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है। फिर आते हैं एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायोरिबोनेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत एक्सट्रीम पावरफुल इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्च में तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें। फिर आता है हिस्ट्री। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टोरी एक्चुअली एक माइक्रोस्कोप से ही स्टार्ट हुई थी। लेवेनहुक सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। फिर आते हैं लुईस पास्चर साहब। पुराने टाइम के लोग मानते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ही रियल लिविंग मटीरियल से जनरेट हो सकते हैं। फिर पास्चर ने एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से आते हैं। स्वॉन एक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट्स। फिर आते हैं रॉबर्ट कोच साहब। पास्चर ने माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के और डिजीज़ के बीच का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पर्टिकुलर डिजीज से एसोसिएटेड हो सकते हैं। इनके पोस्टुलेट से हम लोग बाद में देखेंगे। फिर जोसेफ लिस्टर साहब ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था। एलेक्सा फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। अर्नस्ट ट्रिस्का ने डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट पोस्टुलेट्स को, कि 1861 में दिया गया था। सपोज मुझे लगता है कि बैक्टीरिया एक्स है जो डिजीज़ वाई कॉज करता है। फिर प्रूव कैसे करूँगी? 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, ऑर्गेनिज्म जो एसोसिएट होता है डिजीज़ से वो कहाँ पाया जाता है? डिजीज़ होस्ट पाया जाता है।
फिर स्टेप 2 क्या है, उसको आइसोलेट किया जाता है और ग्रो किया जाता है इन प्योर कल्चर। फिर जो कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग हेल्दी होस्ट में डालेंगे, देखेंगे कि सेम डिसीज कॉज हो रहा है, और फिर वो जो सेम डिसीज कॉज वो जो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को री आइसोलेट किया जाएगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट से। ये 4 स्टेप्स समझते इसका बेसिक लॉजिक है। लेकिन ना पोस्टुलेट्स के ना कुछ कुछ वो भी थे, क्या, लिमिटेशंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ना कल्चर किया ही नहीं जा सकता इजली, कुछ डिजीजेस पॉलीमाइक्रोबियल होते हैं, एथिकल लिमिटेशंस भी हैं, सम पैथोजेंस कोई भी डिजीज कॉज नहीं करती इन एवरी होस्ट। या तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का नेम देखेंगे उसकी उसके साथ, जैसे लैक्टोबैसिलस कर्ड, योगर्ट, बाइजेटिरोजन, आइसोलैक्टोबाइफिटाइसिस, पेनिसिलियम प्रोडक्शन पेनिसिलिन में हेल्प करते हैं, सैक्रोमाइसिस फर्मेंटेशन इन बेकिंग एंड ब्रूइंग होता है, नाइट्रोजन बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, पहले तो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे एक्सेप्ट एल्गी एंड फंगस। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, हाई एडेप्टेबिलिटी होता है, डाइवर्स मॉर्फिज्म होता है, हर जगह पर जाते हैं, बेनिफिशियल हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। थैंक यू। अब हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लेकिन इतने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कैसे करेंगे। आता है 3 डोमेन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिर्फ अपीयरेंस पर बेस नहीं होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल बूथ सर ने आरआरएनए बेस्ड स्टडीज के थ्रू 3 डोमेन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है। इसमें 3 होते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। बैक्टीरिया क्या है, टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। आर्किया भी प्रोकैरियोटिक है लेकिन मॉलिक्यूलरली बैक्टीरिया स्पेशली डिफरेंट है, जैसे कि मिथानजन, थैलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। लेकिन हर आर्किया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिक्स कंसेप्ट अवॉइड करो। फिर आता है यूकैरिया। यूकैरियोटिक सेल्स में 2 न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन फॉर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जाम्पल फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। फिर आते हैं असेलुलर इन्फेक्शन एजेंट्स। अब क्या हर इन्फेक्शन एजेंट एक सेल होता है? नो। ये हम लोग बैक्टीरिया, आर्किया, यूके के बीच में ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा। और सेलुलर इन्फेक्शन एजेंट जैसे कि वायरसेस, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, ऑब्लिगेट होते हैं, रिप्लिकेट किसी करते हैं इनसाइड लिविंग सेल्स। फिर आता है वायरस, स्मॉल सेल, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, प्रोटीन कोड भी नहीं पाए जाते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पोटैटो सिंगल ट्यूबरकुलोइड। फिर आता है प्रियॉन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं विदाउट न्यूक्लिक एसिड, रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकोलेप्टिस कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? पहला आता है मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, अरेंजमेंट और स्टेनिंग। फिजियोलॉजी मतलब टेम्परेचर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीएच एक्सेट्रा। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, based on enzyme, metabolic characteristics, carbohydrates, fatty acids, oxidase एक्सेट्रा। फिर आता है सेरोलॉजिकल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर आता है मॉलिक्यूलर, डीएनए आरएनए सीक्वेंस के बीच में। मॉडर्न माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी में बहुत मॉलिक्यूलर मेथड्स का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी हायरार्की को हम लोग देखेंगे, बस बेसिक्स है क्या क्या है, तो ये बस इंट्रोडक्शन जैसा ही है। क्लासिफिकेशन कैसे हेल्प करता है, आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड रिलेशनशिप और प्रेडिक्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी एंड सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल शेप्स, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट तो क्या होता है, उसका शेप। सबसे पहले आता है कॉकस, जो स्पेरिकल होता है, राउंड शेप्ड होता है।
स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आता है बैसिलस, ये रॉड शेप होता है। एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस। फिर आता है विब्रियो कॉर्मा शेप होते हैं वो, विब्रियो कोलाई। स्पाइरा स्पाइरल शेप होता है, रिजिड स्पाइरल। स्पाइरोचीट्स फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं। अरेंजमेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों को शेप और अरेंजमेंट के बीच में। शेप और अरेंजमेंट सेम थिंग नहीं होते हैं। कॉकस शेप होता है, लेकिन डिप्लोकॉकस कैसे होता है, ब्रोकॉकस स्ट्रेप्टोकॉकस चेन में, स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर्स में। टेट्राड 4 होता है और सार्किन होता है 8 या फिर मोड का बनाया हुआ। जैसे कि हम लोग देखेंगे ग्रेप्स को ही देखें फॉर एग्जांपल। ग्रेप्स जो होते हैं इंडिविजुअल राउंड राउंड होते हैं, पर जब बंच में होते हैं उसका अरेंजमेंट कहलाता है बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब हम लोग बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हम लोग बैक्टीरिया को बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करेंगे, आउटर से इनर। कैप्सूल आता है, फिर सेल वॉल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियोइड आता है, प्लाज्मा आता है, पिलाए फ्लैजेला पिलाए और प्लाज्मिड भी आता है। फिर आता है कैप्सूल। कैप्सूल कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एडेशन, प्रिवेंट करता है डिसिकेशन, हेल्प इन्वेड फाइकोसाइटोसिस इन सब पैथोजेंस। तो कैप्सूल का प्रोटेक्शन करना काम होता है, तो डिजीज का कॉजिंग होती है। तो कैप्सूल क्या एडवांटेज होता है, क्या आप कमेंट्स बताइए। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? ये मेन जॉब पे शेप मेंटेन करना और ऑस्मोटिक क्लाइसिस से प्रोटेक्शन देना। पेप्टोग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बैक्टीरिया सेल वॉल का सिग्नेचर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? बहुत प्रत्येक पेप्टोग्लाइकन होता है, टिकोइक एसिड होता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। प्रॉपर ग्लाइकन होता है ग्राम सीलिंग के बाद। नेगेटिव ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? थिन पेप्टोग्लाइकन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, एलपीएस लेयर होता है, प्लास्टिक स्पेस भी होता है, पिंक या रेड होता है आफ्टर काउंटर स्टेनिंग। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव पेप्टोग्लाइकन थिक, ऐसे याद रखिएगा। नेगेटिव मतलब आउटर मेम्ब्रेन प्लस एलपीएस लेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में ये बेसिक डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको थोड़ा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ये डायग्राम भी बनाया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब हम लोग ग्राम सेलिंग देखेंगे। इसका 4 स्टेप होता है। पहला क्रिस्टल वॉलेट किया जाता है 1 मिनट के लिए, फिर प्राइमरी स्टेन दिया जाता है। प्राइमरी स्टेन है ये क्रिस्टल वॉलेट। उसको फिर उसके बाद वो 1 मिनट तक रहता है, उसको आयोडीन किया जाता है जो मॉडर्न है। फिर अल्कोहल या एसिड डिकलराइज किया जाता है 10 से 20 सेकंड के बीच में। फिर सैफरनी 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगभग यूज़ किए करते हैं। क्यों? काउंटर क्यों जाता है? इंपॉर्टेंट स्टेप है डिकलराइजेशन। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थिक बैक्टीरिया लेयर होता है। क्रिस्टल वाइट कॉम्प्लेक्स रिटेन करते हैं। ग्राम नेगेटिव डिकलराइज हो जाता है और वो सैफरन पिंक कलर का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, अब तक हमने देखा है, अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक्स और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब तक हमने बैक्टीरियल सेल को समझा है, अब हम देखते हैं इसके जीन्स का मूवमेंट कैसे होता है। सबसे पहले होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, तेल होता है, शीट होते हैं, बेस प्लेट्स होते हैं, तेल फाइबर्स होते हैं। एक बार इसको एक बायोलॉजिकल इंजेक्शन मशीन की तरह से इमेजिन करो। हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, तेल अटैचमेंट और डिब्री का क्लियर होता है। ये अच्छे से हम लोग फंक्शन लिखेंगे। हेड आइसोकार्कोसा हेड्रल शेप होता है, इसमें डीएनए होता है। तेल कॉन्ट्रेक्टाइल शीट होता है, बेस स्टेट में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है बेस पे। तेल फाइबर सेक्रेशन अटैचमेंट में हेल्प करता है, पेन फिल्ट्रेशन करता है सेल वॉल का। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका क्या होता है। लाइटिक साइकिल फेज बैक्टीरिया के स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच करता है। पेनिट्रेशन में क्या होता है? जेनेटिक लाइटिक साइकिल कहाँ है? हाँ, यहाँ है लाइटिक साइकिल, सॉरी यही है, ये हमारा लाइटिक साइकिल है। फेज दो तरह से वर्क कर सकता है बैक्टीरिया को, एक होता है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। एक होता है, सबसे पहले आता है लाइटिक साइकिल। अटैचमेंट फेज बैक्टीरिया के
स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच करता है। फिर आता है पेनिट्रेशन, फेज इंजेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड इंटू द सेल। फिर आता है बायोसिंथेसिस, फेज डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस करता है फेज का। होस्ट मशीनरी को हाईजैक करके फेज कंपोनेंट्स बनने लगते हैं। फिर आता है मैच्योरेशन, न्यू फेज पार्टिकल असेंबल होते हैं। फिर आता है लाइसिस, सेल वॉल ब्रेक कर जाता है इंटू न्यू फेज, फिर रिलीज हो जाता है। फिर आता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में सेल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरा पॉसिबिलिटी इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें सबसे पहले होता है अटैचमेंट पेनिट्रेशन, जिससे लाइटिक साइकिल में। फिर आता है इंटीग्रेशन, इन फेज डीएनए इंटीग्रेट किया जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, वो फेज होता है। फिर रेप्लिकेट कर जाता है अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। फिर सॉर्टिंग कंडीशन में प्रोफेज एक्सरसाइज होता है और लाइटिक साइकिल एंटर कर सकता है। फिर आता है लाइसोजेनिक प्रोफेज, रेप्लिकेट किया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन विदाउट प्रोड्यूसिंग फेज। प्रोफेज रेप्लिकेट किया है हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्रोड्यूस करता है पर प्रोड्यूस नहीं करता है कुछ भी, फेज नहीं प्रोड्यूस करता है, बस रेप्लिकेट करेगा होस्ट डीएनए के साथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लाइसोजेनिक है प्रोफेज। इंडक्शन सर्टेन कंडीशन में प्रोफेज एक्सरसाइज हो जाएगा, फिर लाइटिक साइकिल में एंटर करके न्यू फेज पार्टिकल्स बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जिसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सिंपल है, मतलब बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से नेकेड डीएनए उठा लेता है बस। इसका एग्जाम्पल सब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो हम देखे थे कंपेरिजन बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर आता है ट्रांसडक्शन, यहाँ डीएनए ट्रांसफर का कैरियर होता है। ये यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर कैरियर होता है बैक्टीरियोफेज। जनरलाइज में ये रैंडम बैक्टीरियल डीएनए पैकेज होता है फेज में। स्लाइस में सिर्फ तीन जीन्स होते हैं, ये प्रोफेज वही ट्रांसफर होते हैं। फिर आता है कॉन्जुगेशन, इस बैक्टीरिया को डायरेक्ट ट्रांसफर समझो। डोनर टू रिसिपिएंट बाय डायरेक्ट सेल ट्रांसफर, ये पिलिस के थ्रू होता है, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। एफ प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन में सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है इन ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन। कॉन्जुगेशन सबसे कॉमन होता है कहाँ पे, हम लोग के बैक्टीरिया में। अब हम लोग उसको देखेंगे। अब लोग देखते हैं म्यूटेशन को। अब लोग देखते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन में जेनेटिक मटीरियल में हेरिटेबल चेंज होता है। क्रोमोसोम म्यूटेशन जैसे डिलीशन, रिप्लिकेशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज होना। ये सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है, हेल्प करता है एडेप्टेशन और एवोल्यूशन में। बहुत सारे बेनिफिशियल, हार्मफुल और नेगेटिव इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। इसमें मेन चीज़ क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ में मेन चीज़ें क्या है? न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, प्रेशर, लाइट या रेडिएशन, केमिकल सब्सटेंसेस। ये 4 मेन फेजेस में होता है। सबसे पहला आता है लैब फेज। इसमें क्या है, सेल्स नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं, कोई मेजर इंक्रीज नहीं होता है सेल नंबर में। फिर आता है लॉग फेज, रैपिड सेलिब्रेशन होता है, इसमें मैक्सिमम रेट से डिवाइड करते हैं, इसमें मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जनरेशन टाइम इसमें होता है ज़्यादा। मेनी एंटीबायोटिक्स सबसे एफिशिएंटली इसी टाइम एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स पे ही काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ड्रग या मेटाबॉलिज्म। लॉग फेज में है मतलब ये सब ज़्यादा। फिर आता है स्टेशनरी फेज में निट्रिएंट डिक्रीज हो जाता है, फेज डिक्रीज हो जाता है, ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है डेथ रेट के। फिर आता है डेथ या फिर डिक्लाइन फेज, फिर वायबल सेल नंबर डिक्रीज कर जाता है, डेथ रेट एक्सीड कर जाता है डिवीजन रेट को, सेल्स मर जाते हैं। हम लोग मेजर कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रा फॉस्फेट शेमो में हम वायरल प्लेट काउंट कर सकते हैं। इंडायरेक्टली टर्बिलिटी देखेंगे, OD at 600 नैनोमीटर, ड्राई वेट और केमिकल एनालिसिस के थ्रू।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग कुछ अनयूजुअल ऑर्गेनिजम्स या एलियंस देखेंगे जो नॉर्मल बैक्टीरिया से इंटरेस्टिंगली डिफरेंट है। सबसे रहता है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। फिर सेल वॉल एब्सेंट है, माइक्रोप्लाज्मा प्लूरोमॉर्फिक होता है, पिग शेप नहीं इससे बस। जीनोम स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, बाइनरी फिशन से बनता है ये। पैथोजेनिक होता है तो ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स तीनों से। टाइप का न्यूमोनिया कॉज करता है माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया, और यूरेट्राइटिस भी कॉज कर सकता है। माइक्रोप्लाज्मा जेनिटल में अगर इफेक्ट करेगा। फिर आता है टमारिया, फिर आता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया वेरी स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर लाइफ स्टाइल अलाउ फॉलो करते हैं। फिर आर्थ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं कुछ जैसे टिक्स लाइट्स और माइट्स। पेप्टियोग्लाइकेन नहीं होता है, ऑटोमेम्ब्रेन होता है। रिकेट्सी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में को कॉज करता है वो। रिकेट्सिया प्रोवोकेसी एपिडेमिक टाइफस करता है। ऑरेंशिया सुसुगामोशी कब्स टाइफस कॉज करता है। फिर आते हैं क्लमाइडिया। क्लमाइडिया भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। एलिमेंट्री बॉडी होता है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शियस मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, डिक्लेट बॉडी होता है, रेप्लिकेटिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इसे पेप्टाइडिक एल्किन नहीं पाया जाता है लेकिन ऑटोमेम्ब्रेन पाया जाता है। ईबी का डिलीवरी का फॉर्म समझो और आरबी का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म समझो। फिर कुछ एग्जाम्पल्स है। क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस ट्रैकोमा कंजक्टिवाइटिस की इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लैमिडिया निमोनिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते, इनको लिविंग सेल्स ही चाहिए होता है क्लैमिडिया को। फिर आता है विरोइड्स। विरोइड्स के होते हैं स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। नेकेड इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, प्लांट प्रोटीन मोस्टली होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबा विरोइड। फिर आता है प्रियॉन्स। वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है, विरोइड के पास होता है। अब हम लोग देखने वाले पियॉन्स के बारे में। पियॉन्स में कोई भी न्यूक्लिक एसिड पाया नहीं जाता है, वो एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है। रीजनरेटिव डिजीज कॉज करता है एनिमल्स ह्यूमन्स में, जैसे स्क्रैपी शीप, बोवाइन स्पॉन्जियम इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज, फेडरल चेकअप डिजीज ह्यूमन्स। फिर एक टेबल आता है जिसमें हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपेयर करते हैं, जैसे नेचर, साइज, सेल वॉल, जीनोम, ग्रोथ, ट्रांसमिशन और डिजीज के बेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं इसमें। माइक्रोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल क्लोरोमॉर्फिक होते हैं। रिकेट्सिया क्या होता है, ऑब्लिगेट आर्थ्रोपोड होता है। ये आप इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन ये बॉक्स आप इंपॉर्टेंट ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लीजिएगा। रिकेट्सिया ऑफ क्लैमिडिया कल्चर नहीं किया जाता आर्टिफिशियल मीडियम, ये भी देख लीजिएगा। वायरॉइड्स इन्फेक्ट करते खाली प्लांट्स को, प्रियॉन्स रेजिस्टेंट होते हैं हीट रेडिएशन केमिकल्स को। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही चैप्टर का एंड होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर